हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल लॉ आफ्टर कॉलेज। आज की क्लास में हम आर्टिकल 20 और 22 को डील करेंगे। आर्टिकल 21 एक बड़ा आर्टिकल है जिसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट राइट्स निकल के आती है, कुछ इंपॉर्टेंट लैंडमार्क केसेस हैं जो हमें डील करने हैं, इसलिए इसे हम अलग से एक जो हमारी अगली वीडियो आएगी उसमें डील करेंगे। कल की क्लास में हमने आर्टिकल 19 को समझा था। 6 राइट्स जो हैं वो आर्टिकल 19 से निकल के आती है। वो सारी राइट्स को हमने इंडिविजुअली अच्छी तरह समझा था और जो भी केसेस हैं इंपॉर्टेंट, जो भी अमेंडमेंट्स हैं इंपॉर्टेंट, उन सबको हमने आर्टिकल 19 में डील कर लिया था। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं आर्टिकल 20 से। आर्टिकल 20 बात करता है प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस, यानी कि जब किसी पर्सन को कन्विक्ट किया जा रहा है, उसने कोई ऑफेंस कमिट किया है, उस पर्सन को कन्विक्ट किया जा रहा है, तो ऐसे पर्सन को भी कुछ राइट्स हैं, कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांट करता है। तो आर्टिकल 20 को समझने के लिए सबसे पहले तो देखिए आर्टिकल 20 जो है वो 3 बातें बताता है। सबसे पहली बात वो बताता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। ये सबसे पहली चीज़ है वो बताता है। तो सबसे पहला क्लॉज जो है वो हम देख लेते हैं कि एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ में क्या चीज़ आती है। ठीक है, तो देखिए नो पर्सन शैल बी कन्विक्टेड, क्या नहीं किया जाएगा, उसे कन्विक्ट नहीं किया जाएगा, ऑफ एनी ऑफेंस एक्सेप्ट फॉर वायलेशन ऑफ लॉ इन फोर्स एट द टाइम ऑफ द कमीशन ऑफ द एक्ट चार्ज एज एन ऑफेंस। ये पहला पार्ट हो गया क्लॉज 1 का। इसे समझते हैं। सबसे पहले पहला पार्ट ये बोल रहा है कि कोई भी पर्सन है जिसने ऑफेंस किया है तो उसको हम उसी लॉ से कन्विक्ट करेंगे जब वो ऑफेंस हुआ है। तो जो लॉ जो है उस टाइम पे इन्फोर्स है, उसी लॉ से हम कोई भी पर्सन को कन्विक्ट करेंगे। ऐसा नहीं किया जाएगा कि मान लीजिए ऑफेंस हुआ है 1 जनवरी 2023 को ऑफेंस हुआ है मान लीजिए, तो जो लॉ इस टाइम पे इन्फोर्स हैं उसी लॉ से हम इस पर्सन को कन्विक्ट करेंगे। और जो भी ऑफेंस जो है, जो भी लॉ है वो इससे पहले था और अब जो है वो वैलिड नहीं है, ऐसे लॉ से हम इस पर्सन को कन्विक्ट नहीं करेंगे। तो यानी कि एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, कोई भी पास्ट लॉ जो इन्फोर्स नहीं है उस टाइम पे जब ऑफेंस हुआ है, ऐसे लॉ से हम किसी भी पर्सन को कन्विक्ट नहीं करेंगे। दूसरी चीज़ जो इस क्लॉज में कही गई है वो ये है, नॉर बी सब्जेक्टेड टू अ पेनल्टी ग्रेटर देन दैट विच माइट हैव बीन इन्फ्लिक्टेड अंडर द लॉ इन फोर्स एट द टाइम ऑफ कमीशन ऑफ द ऑफेंस। यानी कि मान लीजिए एक पर्सन है, उसने इसी डेट को ऑफेंस किया है। ठीक है, पेनल्टी जो है वो ग्रेटर नहीं हो सकती। उसने इस डेट को ऑफेंस किया है, ठीक है, हमने उसको 5 साल की सज़ा दे दी, ठीक है, 5 ईयर्स की उसको पनिशमेंट दे दी। उसके बाद आगे जाके मान लीजिए ऐसा कोई लॉ आता है, 2024 में एक लॉ आ जाता है जो कहता है कि जो ऑफेंस इस पर्सन ने किया है उसकी सज़ा को बढ़ा करके हम 7 साल कर दे रहे हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या हम इस पर्सन की सज़ा को भी बढ़ा देंगे? तो ऐसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि आर्टिकल 20 का क्लॉज 1 हमें इस चीज़ को करने से रोकता है। वो ये कहता है, फिर से पढ़िए, वो ये कहता है नॉर बी सब्जेक्टेड टू अ पेनल्टी ग्रेटर देन दैट विच माइट हैव बीन इन्फ्लिक्टेड अंडर द लॉ इन फोर्स एट द टाइम ऑफ द कमीशन ऑफ द ऑफेंस। तो कोई भी पेनल्टी आगे जाकर अगर बढ़ जाए, लेकिन अगर उसका कन्विक्शन जो हुआ है उस टाइम के लॉ के अनुसार हुआ है और उस टाइम का लॉ उसे 5 साल की सज़ा देता है, तो वो जब वो 5 साल की सज़ा उसकी हो जाएगी तो उसे एक्विट कर दिया जाएगा। ऑलराइट, और यहाँ पे उसकी सज़ा को बढ़ाया नहीं जा सकता। तो ये तो पहला क्लॉज हो गया कि आर्टिकल 20 का पहला क्लॉज प्रोटेक्शन ग्रांट करता है एक्स पोस्ट फैक्टो लॉज की। उसके बाद आ जाइए क्लॉज 2 पे। क्लॉज 2 बोलता है नो पर्सन शैल बी प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश्ड, क्या नहीं होगा, प्रोसिक्यूट भी नहीं होगा और पनिश भी नहीं होगा, फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस। हमारा जो क्लॉज 2 है वो हमें प्रोटेक्शन देता है अगेंस्ट डबल जियोपार्डी। ये नाम आपको याद रखने हैं, ठीक है, ये नाम इस क्लॉसेस के साथ इन नेम्स को लिंक किया जाता है। तो हमें प्रोटेक्शन मिलती है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट डबल जियोपार्डी, यानी कि कोई पर्सन है, उसने ए ऑफेंस किया है, इस ऑफेंस के लिए उसको एक ही बार आप क्या करेंगे, प्रोसिक्यूट करेंगे और पनिश करेंगे एक ही बार। आप उसे 2 बार प्रोसिक्यूट और पनिश नहीं कर सकते। अब इस क्लॉज में आपको 2 बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहली बात तो ये है कि सबसे पहली बात जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि यहाँ पर जुडिशियल नेचर का जो प्रोसिक्यूशन है वो जुडिशियल नेचर का होना चाहिए। यानी कि कोई भी ऐसी इंक्वायरी जो डिपार्टमेंटल नेचर की हो, एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर की हो, उसे हम इस डबल जियोपार्डी के अंदर काउंट नहीं करेंगे। यानी कि कोई एक पर्सन है, मान लीजिए कोई एक ऑफिस में वो काम करता है और उसने कुछ करप्शन कर दिया हो, तो करप्शन के लिए उसको कोर्ट में तो उसको एक सज़ा मिल गई, प्रोसिक्यूट हो गया वो, उसे पनिशमेंट मिल गई।
तो फिर उसके डिपार्टमेंट ने अगर अलग से एक इंक्वायरी कंटिन्यू की उसके ऑफिस के डिपार्टमेंट ने कि इसने कुछ किया है कि नहीं, तो वहाँ पे वो पर्सन अपना ये ये ग्राउंड लेके नहीं जा सकता कि मेरे को तो राइट मिली है कि मेरे खिलाफ डबल जेओपार्डी नहीं हो सकता। वो नहीं होगा। जो भी प्रोसीडिंग है वो जुडिशियल नेचर की होनी चाहिए, उसी पे डबल जेओपार्डी का जो हमारा ग्राउंड है वो लगेगा। और दूसरी चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि अपील्स इसके अंदर नहीं आती। यानी कि अपील देखो क्या चीज़ होती है, कोई एक आपकी प्रोसीडिंग चल रही है, ये है आपकी प्रीवियस प्रोसीडिंग, ये है आपकी सब्सिक्वेंट प्रोसीडिंग, सब्सिक्वेंट प्रोसीडिंग आपकी अपील की चल रही है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कंटिन्यूएशन में ये दोनों प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, यहाँ पे कोई फ्रेश प्रोसीडिंग नहीं आई है। तो फ्रेश प्रोसिक्यूशन भी जो है, फ्रेश प्रोसिक्यूशन जो है वही आता है इसके अंदर। यहाँ पे जो कंटिन्यूएशन में जो प्रोसीडिंग्स चल रही होती है जैसे कि अपील हो गया, ये सब चीज़ें इसके अंदर नहीं आती है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। उसके बाद जो थर्ड राइट हमें मिलती है आर्टिकल 20 के अंदर, वो है प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन। सेल्फ इंक्रिमिनेशन के अंदर क्या क्या चीज़ें आ जाती है, आपका नार्को एनालिसिस टेस्ट हो गया, ब्रेन मैपिंग टेस्ट हो गया, पॉलीग्राफ टेस्ट, ये जितने भी टेस्ट है ये इसके अंदर आ जाते हैं। तो कोई भी पर्सन जो है वो अपने खिलाफ, आप उससे ये नहीं कहेंगे कि वो अपने खिलाफ एविडेंस दे। देखिए आर्टिकल 20 का क्लॉज 3 पढ़ते हैं। नो पर्सन अक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस शैल बी कंपेल्ड टू बी अ विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ। अब इस कंपेल्ड वर्ड से आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे अगर कोई इंसान अपने खिलाफ क्या दे, एविडेंस दे, विटनेस बने अगेंस्ट हिमसेल्फ, वो एविडेंस अगर वो वॉलंटरीली दे तो ये वैलिड है, ये वैलिड है और ये एक बहुत ही अच्छा एविडेंस की तरह आ जाएगा। लेकिन आपने क्या रोक दिया यहाँ पे कि आप उसे कंपेल नहीं करेंगे अपने खिलाफ विटनेस बनने के लिए। तो यहीं पे आपका केस आ जाता है सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका का केस। इस केस में यही बात कह दी गई, नार्को एनालिसिस और इन सब पे केस था। इस केस में यही कहा गया कि कोई भी पर्सन को आप कंपेल नहीं करेंगे, उस पर ये टेस्ट आप फोर्सफुली एडमिनिस्टर नहीं करेंगे। लेकिन अगर वो पर्सन का आप पहले कंसेंट ले लेते हैं, वो पर्सन अपना कंसेंट दे देता है, तो ऐसे में आप वो टेस्ट कर सकते हैं और वो एविडेंस जो है वो भी वैलिड होगा। आई होप आपको आर्टिकल 20 के जो तीनों क्लॉजेस हैं और उसके अंदर जो तीनों प्रोटेक्शंस मिलती हैं कन्विक्टेड पर्सन को, वो समझ में आ गई होगी। नाउ लेट्स मूव टू आर्टिकल 22। आर्टिकल 22 एक बहुत ही बड़ा आर्टिकल है, काफ़ी सारी चीज़ें उसके अंदर दी गई है। मैंने उसे जॉट डाउन करके यहाँ पे 6 पॉइंट्स आपके लिए निकाल के रखे हैं। वो 6 पॉइंट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। आर्टिकल 22 ये कहता है, आर्टिकल 22 दो चीज़ों की बात करता है। एक तो आप डिटेन कर रहे हैं किसी पर्सन को अंडर ऑर्डिनरी लॉ, और एक आप डिटेन कर रहे हैं किसी पर्सन को अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन। ऑर्डिनरी लॉ का मतलब होता है कोई एक पर्सन है, उसने कोई एक ऑफेंस किया और हमने फिर जाकर उसे पकड़ लिया, उसे डिटेन कर लिया। प्रिवेंटिव डिटेंशन का मतलब ये होता है कि कोई एक पर्सन है, उसने अभी तक ऑफेंस किया नहीं है, लेकिन हमें ऐसी प्रोबेबिलिटी है, हमें ऐसी संभावना है कि वो कोई एक ऐसा ऑफेंस कर सकता है जिससे पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब हो जाए या कोई भी प्रॉब्लम खड़ी हो जाए। तो हम ऐसे पर्सन को प्रिवेंट करते हैं कि वो आगे कोई ऑफेंस ना करे, और उसके लिए हमारे पास प्रिवेंटिव डिटेंशन के एक्ट्स हैं जिसके अंदर हम उस पर्सन को डिटेन करके रख सकते हैं। तो उन सारी चीज़ों को कि कैसे आप किसी पर्सन को डिटेन कर सकते हो, क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या राइट्स है डिटेन पर्सन की, उन सबको हम इस आर्टिकल में देख लेते हैं। सबसे पहली बात है प्रोटेक्शन अगेंस्ट आर्बिट्ररी अरेस्ट एंड डिटेंशन। इसके अंदर 2 पॉइंट आ जाते हैं आपके क्लॉज 1 के अंदर। क्लॉज 1 के अंदर आपको ये पॉइंट आता है कि आपको जो ग्राउंड्स हैं, जिस ग्राउंड्स पे आपका अरेस्ट किया गया है, वो आपको एज सून एज पॉसिबल आपको बताने पड़ेंगे, इन्फॉर्म करने पड़ेंगे वो ग्राउंड्स। दूसरी चीज़ कि एन अरेस्टेड पर्सन हैज़ द राइट टू कंसल्ट एंड बी डिफेंडेड बाय अ लीगल प्रैक्टिशनर ऑफ देयर चॉइस। तो आपको सबसे पहली चीज़ तो ग्राउंड बता देने पड़ेंगे, उसके बाद लीगल प्रैक्टिशनर ऑफ योर चॉइस आपको प्रोवाइड करवाना पड़ेगा जो आपका केस डिफेंड कर सके। ठीक है, क्लॉज 2 पे आ जाइए। क्लॉज 2 ये कहता है कि कोई भी ऐसा पर्सन जिसे हम डिटेन कर रहे हैं, उसे मजिस्ट्रेट के सामने, नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के सामने आपने विदिन 24 आवर्स जो है प्रेजेंट करना है। और इस 24 आवर्स में आपका ट्रैवलिंग का टाइम इंक्लूड नहीं होता है, उस टाइम को यहाँ पे एक्सक्लूड किया गया है। उसके बाद ये भी कहा है कि 24 आवर्स के आगे अगर या इस टाइम से आगे आप किसी पर्सन को डिटेन करना चाहते हैं तो वहाँ पे आपको मजिस्ट्रेट की परमिशन लेनी पड़ेगी। विदाउट डिटेंशन बियॉन्ड 24 आवर्स इज़ नॉट परमिटेड विदाउट द मजिस्ट्रेट्स अथॉरिटी। तो यहाँ पे आपको मजिस्ट्रेट की क्या लेनी पड़ेगी, परमिशन लेनी पड़ेगी। उसके बाद आप 24 आवर्स से प्लस भी इन्हें डिटेन कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है आपका क्लॉज 3,
जो एक्सेप्शन है क्लॉज 1 और क्लॉज 2 का, वो ये कहता है कि क्लॉज 1 और क्लॉज 2 में जितनी भी हमने प्रोविजंस दिए वो एनिमी एलियंस पर नहीं लगेंगे। एनिमी एलियंस कौन होते हैं? ऐसे लोग, ऐसे सिटीज़न जो उस कंट्री के हो जिससे हमारी कंट्री फ्रेंडली रिलेशंस में नहीं है या फिर जिससे हमारी कंट्री एट वॉर है। वहाँ के सिटीजन्स, वहाँ के कोई भी लोग हमारे लिए एनिमी एलियंस बन जाते हैं। तो ये जितनी भी प्रोटेक्शंस है ये एनिमी एलियंस को नहीं मिलती है। उसके बाद पर्सन्स डिटेन्ड अंडर लॉज प्रोवाइडिंग फॉर प्रिवेंटिव डिटेंशन आर नॉट कवर्ड बाय क्लॉज 1 एंड 2। तो दो लोगों को नहीं मिलती है, एक तो हो गए एनिमी एलियंस और ऐसे लोग जिन्हें प्रिवेंटिव डिटेंशन में हमने डिटेन किया है। उसके बाद आ जाइए क्लॉज 4 पे। क्लॉज 4 प्रिवेंटिव डिटेंशन की बातें करता है। एनिमी एलियंस को तो बिल्कुल ही नहीं मिलेंगे ये ग्राउंड्स, लेकिन प्रिवेंटिव डिटेंशन वालों के लिए कुछ अलग से राइट्स दी हैं, वो देख लेते हैं। उसमें कहा है कि आप किसी भी पर्सन को डिटेन कर रहे हो अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉज, तो आप उसे 3 महीने से ज़्यादा डिटेन नहीं कर सकते। ये 3 महीने का टाइम एक्सीड किया जा सकता है कब? जब आप एडवाइजरी बोर्ड की परमिशन ले लो। उस एडवाइजरी बोर्ड में ऐसे लोग होंगे जो या तो हाई कोर्ट के जजेस रह चुके हैं या फिर क्वालिफाइड हैं हाई कोर्ट के जजेस बनने के लिए। उसके बाद आ जाता है डिटेंशन बियॉन्ड 3 मंथ्स रिक्वायर्स द अप्रूवल ऑफ एन एडवाइजरी बोर्ड, जैसे कि अभी हमने देखा, विच मस्ट रिपोर्ट सफिशिएंट कॉज फॉर द डिटेंशन। तो 3 महीने से ज़्यादा आप डिटेन नहीं कर सकते, लेकिन अगर आपको ऐसा करना है तो एक एडवाइजरी बोर्ड का आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। उसके बाद आप 3 महीने के प्लस आप कर सकते हैं। उसके बाद ये भी कहा गया क्लॉज 5 में कि जितने भी लोगों को हम प्रिवेंटिवली डिटेन कर रहे हैं उन लोगों को भी आपको ग्राउंड्स बताने हैं डिटेंशन के एज सून एज पॉसिबल। और दूसरी चीज़, उस पर्सन को भी आपको एट द अर्लीस्ट अपॉर्चुनिटी जो भी आपको मिलती है रिप्रेजेंटेशन के लिए एक पर्सन ला के देना है, यानी कि लीगल रिप्रेजेंटेटिव। अ डिटेन पर्सन मस्ट बी गिवन द अर्लीस्ट अपॉर्चुनिटी टू मेक अ रिप्रेजेंटेशन अगेंस्ट द डिटेंशन ऑर्डर। तो ये भी आपको उसको प्रोवाइड करवाना है। लेकिन इन दोनों चीज़ों पे एक एक्सेप्शन दे दिया गया। वो एक्सेप्शन दिया गया क्लॉज 6 में। क्लॉज 6 बोलता है कि अगर अथॉरिटीज़ ऐसा चाहें, उन्हें ऐसा लगता है कि जो भी ग्राउंड्स हैं हम वो नहीं बता सकते इस पर्सन को जिसे हम डिटेन कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम वो बता देंगे तो वो पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट हो जाएगा, तो वहाँ पे वो ग्राउंड्स को छुपा सकते हैं। वहाँ पे वो उनके ऊपर ये ऑब्लिगेशन नहीं आती है कि वो फैक्ट्स को, जो भी ग्राउंड्स हैं उन्हें डिस्क्लोज़ करें। वहाँ पे उन फैक्ट्स को, उन ग्राउंड्स को छुपाया जा सकता है और ये कम्प्लीटली वैलिड होगा। तो ये हो गया आपका आर्टिकल 22। आर्टिकल 22 में हमने 6 पॉइंट्स देख लिए जो कि इंपॉर्टेंट है। आप बेरेक्ट से अगर आर्टिकल भी पढ़ेंगे तो यही 6 पॉइंट्स है जो निकल करके आएंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए ज़रूरी है। ऑलराइट, विद दिस आज की हमारी क्लास को हम यहीं कंक्लूड करते हैं। अगर आपको लैंडमार्क जजमेंट्स की PDF चाहिए जो कंपाइल करके मैंने रखी है आपके लिए, 100+ लैंडमार्क जजमेंट्स है उसके अंदर, और अगर आपको रीसेंट जजमेंट्स का भी कंपाइलेशन चाहिए। क्लैट जब आपसे कहता है कि आपको रीसेंट के केस लॉस करने हैं तो कहीं ना कहीं वो एक्सपेक्ट करता है कि आप 2020 से लेकर के 2024 तक के जजमेंट्स को करें। तो 24 के तो जजमेंट्स हम मंथ वाइज कर लेंगे, लेकिन इतने मंथ के जजमेंट्स 2020 से करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। तो जितने भी इंपॉर्टेंट और टू द पॉइंट जितने भी इंपॉर्टेंट जजमेंट्स हैं जो आपको पता ही होने चाहिए राइट फ्रॉम द ईयर 2020, उन सब का भी कंपाइलेशन है। 5 PDFs हैं जो आपको प्रोवाइड की जाएगी इन कंपाइलेशंस की। और अगर आपको ये चाहिए तो आप इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, ये PDFs आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी।